हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप बागला पीजीटी फिजिक्स जीनियस लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल पीलीबंगा की ओर से आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज अपन इस क्लास के अंदर क्लास 11th की फिजिक्स के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स हायर एजुकेशन के बेसिस पे देखा जाए तो 10th के बाद 11th और 12th दो कॉम्बिनेशन में इसको एक साथ पढ़ा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें कि फिजिक्स की ब्रांचेस की, तो ब्रांचेज में सबसे पहली ब्रांच जो है वो फिजिक्स की है मैकेनिक्स। सेकंड ब्रांच जो है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सेकंड ब्रांच जो है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों को स्टडी करेंगे और यहाँ पे हम ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये जो चीज़ें हैं ये हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। थर्ड चीज़ जो है ये मैकेनिक्स कंप्लीट हम पढ़ेंगे क्लास 11th के अंदर, ये क्लास 11th का टॉपिक है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये क्लास 12th में पढ़ा जाएगा। थर्ड ब्रांच जो होती है वो है ऑप्टिक्स। थर्ड पार्ट जो है फिजिक्स का वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बेसिकली जो है इसके अंदर हम जो लाइट का जो इंसिडेंस है, यानी लाइट के जो इंसिडेंस हो रहे हैं, लाइक दैट रिफ्लेक्शन, लाइक दैट रिफ्रैक्शन, लाइक दैट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे के सारे अपने ऑप्टिक्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इस ऑप्टिक्स में हम बेसिकली दो चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये दोनों के दोनों चैप्टर हम क्लास 12th में डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 11th में नहीं डिस्कस करेंगे। क्लास 12th में एक टॉपिक रहेगा रे ऑप्टिक्स के नाम से और एक टॉपिक रहेगा वेव ऑप्टिक्स के नाम से। यानी इसके अंदर हम नेचर ऑफ लाइट समझेंगे और यहाँ पे ये भी समझेंगे कि जो लाइट है वो रे की फॉर्म में, पार्टिकल की फॉर्म में आगे ट्रैवल करती है और वेव फॉर्म में भी आगे ट्रैवल करती है, जिसके ऊपर दो साइंटिस्ट न्यूटन और हाइगेंस ने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, जो फोर्थ ब्रांच जो रहने वाली है ये रहने वाली है थर्मोडायनेमिक्स। फोर्थ ब्रांच हमारी जो रहने वाली है ये है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अपन देखें तो देखिए इसके अंदर नाम से ही आपको समझ में आ रहा है थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो मतलब हो गया हीट जो हमें टेम्परेचर की वजह से मिले, हीट जो हमें टेम्परेचर की वजह से मिले, और डायनेमिक्स का मतलब हो गया मोशन करना। इसको कुछ इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि जैसे एक वाटर है, हमने उसको किसी जार में या बर्तन में किसी में डाल के रख लिया। ठीक है। अब उस वाटर को अपन बॉयल करते हैं। तो उसके अंदर वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं अंदर ही। ठीक है। पार्टिकल्स अपने को नजर आते हैं कि किस तरह से चाय में उबाल आता है, किस तरह से अपन देखते हैं कि पानी जो है वो उसके पार्टिकल जो गर्म हो चुके पार्टिकल है, जो हीटअप हो चुके पार्टिकल है, वो नीचे से ऊपर की ओर ट्रैवल करते हैं, है ना। और अगर अपन देखते हैं कि कोई गैस भी है, मान लीजिए कि कोई चीज़ को अपन ने हीटअप किया है, उसमें से जो गैस निकल रही है, वेपर निकल रही है, वो भी नीचे से ऊपर की ओर ट्रैवल करती है। मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी प्रोडक्ट को अगर आप हीट प्रोड्यूस करते हैं, यानी उसका अगर टेम्परेचर राइज करते हैं, तब उसके पार्टिकल का क्या होना शुरू हो जाएगा, मोशन शुरू होना हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम समझते हैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अभी जो थर्मोडायनेमिक्स है ये बेसिकली हम जो है इसको 3 फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके अंदर हम पहला जो है वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या जो है ऑब्जेक्ट्स या सब्सटेंस, जो भी आप बोलना चाहो, ऑब्जेक्ट तो नहीं बोलेंगे, सब्सटेंस या मैटर बोलना चाहेंगे, तो उनकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम जो है हीट पढ़ेंगे कि हीट का नेचर कैसा है, और थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर
3 लॉ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर हम यहाँ पे हीट इंजन पढ़ने वाले हैं, फिर हम यहाँ पे कार्नोट साइकिल पढ़ने वाले हैं, फिर हम यहाँ पे रिवर्स कार्नोट साइकिल पढ़ने वाले हैं, फिर हम यहाँ पे जो है इसमें जो है इस रेफ्रिजरेटर पढ़ने वाले हैं। ये सब चीज़ें इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट जो इसके अंदर होता है वो होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। बहुत सारे लोग इसको अलग पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको अलग पढ़ाते हैं, लेकिन उसको अपन को साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है। बेसिकली इन दो टॉपिक को, यानी इस दो टॉपिक को हम हीट 1 एंड हीट 2 के नाम से भी जान सकते हैं। अगर हम इसको कंपटीशन बिहेवियर से इसकी तैयारी करें तो एक्चुअल में कंपटीशन में हम इसको हीट 1 और हीट 2 ही नेम देते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपके सामने बताया कि पहली ब्रांच जो है वो मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में जैसे आप पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है, मोशन कैसे होता है, वर्क कैसे होता है, फ्रिक्शन कैसे होता है, ये सब चीज़ मैकेनिक्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मैंने आपको बता दिया कि क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिक्स भी क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स का अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ेंगे। तो अगर आपको किसी को नोट करना है प्लीज़ नोट कर लीजिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद अपन बाकी ब्रांचेस के बारे में भी डिस्कस करते हैं 1 by 1। देखिए उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट ब्रांच की, 1, 2 एंड 3, 4 ब्रांच हो गई है, तो 5th ब्रांच की अपन बात कर रहे हैं। 5th ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स। अब इस मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, आज की जो फिजिक्स है, यानी मॉडर्न फिजिक्स एक्चुअल में क्या है। देखो बेसिकली फिजिक्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फिजिक्स जो है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक तो है जो अपन ने 4 बातें भी समझी, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। जो अभी हमने समझा उसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का बेसिकली मतलब क्या है, देखिए समझिए कि ऐसा समझ लीजिए कि स्टार्टिंग में कोई चीज़ बनी तो जितना उसके बारे में पता था उसको हम लोगों ने डाल दिया क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और जिन चीज़ों का फिजिक्स जो है मतलब साइंस से एक सेपरेशन उसका होने के बाद जिन थिंग्स का हमें बाद में पता लगा उनको सबको डाला गया मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, सबको मॉडर्न फिजिक्स में डाला गया, ठीक है। तो बेसिकली हम 2 ब्रांच समझ सकते हैं कि फिजिक्स हैव 2 ब्रांचेस, फर्स्ट इज क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकंड इज मॉडर्न फिजिक्स। एंड क्लासिकल फिजिक्स में ब्रांचेस जो होती हैं वो है हमारी इसमें मैकेनिक्स होती है, थर्मोडायनेमिक्स होती है, ऑप्टिक्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, और भी एक्सेट्रा ब्रांच भी इसमें ले सकते हैं अपने। ऐसा कोई नहीं कि और बाकी ब्रांचेस भी नहीं ले सकते, कुछ छोटी छोटी और ब्रांचेस भी हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ब्रॉडली डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन बात करें कि एक न्यू ब्रांच हमारे सामने समझ में आती है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स की अपन बात करें मॉडर्न फिजिक्स आगे जो है वो 3 जो है पार्ट दिखाती है, ठीक है। वैसे 2 में समझ लेते हैं इसको, 3 में तीसरा समझने की जरूरत नहीं है अपने को, इसको 2 में ही समझ लेते हैं, ठीक है। तीसरा समझने की जरूरत नहीं है, इसको 2 में ही समझ लेते हैं। एक तो है न्यूक्लियर फिजिक्स, हालांकि न्यूक्लियर फिजिक्स इसके बाद आया था। एक होता है एटॉमिक फिजिक्स। पहले एटम आया, एटम के बाद पता लगा एटम में न्यूक्लियस भी होता है, तो उससे न्यूक्लियर फिजिक्स आई, जिसके बारे में आज की डेट में बहुत बड़ी थ्योरी है। आज की डेट में एनर्जी का सबसे बड़ा रिसोर्स है ये एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। आप देखते हो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो बनाए जाते हैं। आफ्टर दैट जो है सबसे बड़ी जो घटना आप सबको पता है, जापान में ईयर 1945 के अंदर दो जो शहर थे हिरोशिमा एंड नागासाकी, इनके अंदर जो है वो अमेरिका ने जो यहाँ पे बॉम्ब गिराए थे वो इसी जो है फिजिक्स से रिलेटेड थे, मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड थे। वहाँ पे यही जो है इन्हीं चीज़ों का यूज़ किया गया था। और यूरेनियम जो है वहाँ पे बेसिकली यूरेनियम जो है वो एज ए मेन जो है सब्सटेंस जो है जिसका यूज़ इसको न्यूक्लियर बम बनाने में किया गया था, वहाँ पे है। तो इसके अलावा अपन डिस्कशन करें और कौन कौन सी ब्रांचेज हो सकती हैं,
तो इनके अलावा और डिस्कस करें तो देखिए सबसे पहले है रिलेटिविटी, ठीक है, रिलेटिविटी। अभी रिलेटिविटी क्या है? देखिए रिलेटिविटी का मीन्स ये है कि प्लैनेट्स होते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि प्लैनेट्स हैं, एक प्लैनेट्स है, मान लीजिए ये सपोज कीजिए कि हमारा जो है सबसे बड़ा सोर्स जो है वो समझ लीजिए कि सन है, और सन के अबाउट मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा अर्थ है, सपोज करना है अपने को कि अर्थ है, ठीक है। अब ये अर्थ रोटेट कर रहा है किसी मान लीजिए कि v वेलोसिटी के साथ, या इसको अगर अपन बात करें एंगुलर वेलोसिटी की तो ओमेगा के साथ इसको रोटेट कर रहा है मान लीजिए। अब ये बेसिकली क्या है कि अपनी खुद की एक्सिस पे भी मोशन कर रहा होगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ, और v वेलोसिटी के साथ ये वैसे मूव कर रहा है, ठीक है। अपन समझें कि ये v वेलोसिटी के साथ तो ऐसे बढ़ रहा है आगे, एंड ओमेगा के साथ ये अपनी एक्सिस पे, खुद की एक्सिस पे भी मूव कर रहा है। अब होना क्या है? होना यहाँ पे ये है कि जब ये u रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, इस केस में एक दूसरा एक और ले लेते हैं प्लैनेट जो है वो भी मूव कर रहा है, ठीक है, दूसरा प्लैनेट भी मूव कर रहा है सपोज कर लेते हैं। तो इस केस में इस प्लैनेट पे मुझे पहुंचना है अर्थ से, यानी अर्थ से इस प्लैनेट पे मुझे पहुंचना है, तो मैं किस वेलोसिटी से और किस डायरेक्शन में इसको यहाँ से छोड़ूँ जिससे ये यहाँ पहुँच जाए। यानी कौन, यहाँ से मान लो मुझे कोई रॉकेट छोड़ना है, यहाँ से मुझे कोई सैटेलाइट छोड़ना है और वो इस प्लैनेट पे पहुँच जाए, तो वो कैसे पहुँचे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इसकी वेलोसिटी एंड इसके मोशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए मेरा, और इसकी वेलोसिटी और इसके मोशन के बारे में मुझे नॉलेज होना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे इन दोनों के रिस्पेक्ट में रिलेटिव जो है वेलोसिटी जनरेट करूँगा। यानी रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी v1 है, सपोज कीजिए इसकी वेलोसिटी v2 है, तो v1 और v2 इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेके मैं यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसको निकालूंगा, और रिलेटिव वेलोसिटी के बिहाफ पे ही मैं ये डिस्कस कर पाऊँगा, ये बता पाऊँगा कि किस डायरेक्शन में और कितने टाइम में मेरा जो है जो सैटेलाइट है वो अर्थ से निकल के मान लो कि मार्स या अदर कोई भी जो है प्लैनेट उस तक पहुंच सकता है। जैसे कि अभी आप सब जानते हैं कि इंडिया से अभी थोड़े टाइम पहले चंद्रयान 2 जो है वो छोड़ा गया था। अब चंद्रयान 2 जब छोड़ा गया था तो उस टाइम आप सब जानते हैं कि उस कंडीशन में चंद्रयान 2 जो है वो लैंड करता करता कुछ उसका प्रोजेक्शन जो है लगभग 2 किलोमीटर के आसपास जो है मून के सरफेस से थोड़ा सा वो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया था, ट्रेजेक्टरी बदल गई थी, इस वजह से वो सीधा ना गिर के वो थोड़ा तिरछा गिर गया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था कि इंडिया का इतना बड़ा पैसा, इतना ज़्यादा पैसा लगने के बाद इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो गया। लेकिन एग्जैक्टली क्या है कि ट्रेजेक्टरी में हल्का सा अंतर आया। तो ये जो है ये सारा का सारा जो मोशन करवाया जाता है ये रिलेटिविटी के बेसिस पे करवाया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट जो है आज हमने जो बात करनी थी कि जो हमने चैप्टर शुरू करना है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का, क्लास 11th में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, हालांकि इससे पहले एक और चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, लेकिन वो थ्योरेटिकल है, थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर मैंने शुरू किया, टॉपिक शुरू किया यूनिट एंड डायमेंशन। जब इसको करेंगे अपने तो धीरे धीरे जो है अपन सब चीज़ें करते जाएंगे। तो अपन आज जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है यूनिट एंड डायमेंशन। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि यूनिट्स क्या होती हैं और डायमेंशन क्या होती है। सपोज कीजिए आप मार्केट गए, अगर सपोज करो कि ये यूनिट और डायमेंशन ना होती, सपोज करो कि ये यूनिट एंड डायमेंशन ना होती, तो अगर आप मार्केट गए सपोज करो, और मार्केट में जाने के बाद क्या हुआ यहाँ पे कि आपने किसी शॉपकीपर को कहा कि शुगर दे दो, किसी शॉपकीपर को कहा कि शुगर दे दो, एंड अगर यूनिट नहीं होती और अगर डायमेंशन नहीं होती तो क्या होता? तो वो शुगर आपको कैसे देता बताओ? आप
अभी जाते हो उसको बोलते हैं कि 1 kg शुगर दे दो, आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो उसको बोलते हो कि 1 लीटर जो है वो पेट्रोल डाल दीजिए, है ना। आप जो किसी कपड़े वाली शॉप पे जाते हो उसको बोलते हो कि 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 10 मीटर कपड़ा चाहिए, 4 मीटर कपड़ा चाहिए। ये जो मीटर वर्ड यूज़ किया आपने उस क्लॉथ के लिए, जो आपने पेट्रोल के लिए लीटर यूज़ किया, जो आपने शुगर के लिए केजी यूज़ किया, है ना, ये सब क्या है, ये सब यूनिट्स हैं, ये सब यूनिट्स हैं। अब सपोज करो कि यूनिट्स नहीं होती तो हम कैसे मांगते, कैसे उनसे कहते कि मुझे क्या चाहिए। जैसे अब शुगर के एग्जांपल ले लेते तो अपने को कोई एक एक दाना गिन गिन के लेते क्या, उससे पॉसिबल ही नहीं था, बहुत मुश्किल काम हो जाता हमारे लिए। तो फिजिक्स का ये सबसे बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, यूनिट्स एंड डायमेंशन, जिसको अपन स्टार्ट में आज पढ़ने वाले हैं। यूनिट बेसिकली जो है वो यूनिट बेसिकली जो है ये 3 टाइप की है। फर्स्ट है CGS यूनिट सिस्टम जो है, एक्चुअल में मैं इसको बताता हूँ आपको, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूनिट सिस्टम जो है वो बेसिकली 3 टाइप का है। फर्स्ट है CGS सिस्टम, C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है ग्राम एंड S का मतलब है सेकंड। ठीक है, अब आप बोलो कि सर सेंटीमीटर ही क्यों लिया, ग्राम ही क्यों लिया और सेकंड ही क्यों लिया, है ना, और कोई क्यों नहीं लिया। ये माना गया कि देयर आर 3, ये कैलकुलेट भी कर लिया गया था, देयर आर 3 बेसिक क्वांटिटीज, देयर आर 3 बेसिक क्वांटिटीज। कौन कौन सी, एक लेंथ, सेकंड जो है वो मास और थर्ड जो है वो है टाइम। ये वो बेसिक क्वांटिटीज थी जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है। ये 3 बेसिक क्वांटिटीज हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। जैसे लेंथ जो है ये किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इन बेसिक क्वांटिटी का एक नाम और होता है, इन बेसिक क्वांटिटी का एक नाम और होता है जिसको अपन बोल सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो अपन यहाँ पे अगर फिजिक्स समझें तो स्टार्टिंग में हम लिखाते हैं कि जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, मैं यहाँ पे इस बात को यहाँ से बता रहा हूँ कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या पढ़ते हैं, बोलते हैं चैप्टर की स्टार्ट करते ही बोलते हैं कि वर्ल्ड में जितनी भी क्वांटिटीज़ अवेलेबल हैं, जितनी भी क्वांटिटीज़ के बारे में अब तक हमने जाना है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक तो फंडामेंटल होती है और एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो किसी अदर क्वांटिटी, यानी एक क्वांटिटी जैसे लेंथ है ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, मास जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, टाइम जो है ना तो मास के ऊपर ना लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी वो क्वांटिटीज़ जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये क्वांटिटीज़ जो हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। और जो दूसरी क्वांटिटीज़ हैं जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, ये डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर। ठीक है, क्लियर है। अब अपन इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।